लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सांसद राहुल गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही 2000 चुनाव को लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास वीडियो में। सर, अब राहुल गांधी का नया एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो रहा है। इतने दिन भारत जोड़ो यात्रा चला, अब राहुल गांधी वहीं से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं जहां से उन पर मोदी सरनेम पर छेड़छाड़ करने पर केस हुआ था। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर, देश की अदालतों पर कभी विश्वास ही नहीं रहा। कन्वीनियंस के हिसाब से ये गोल पोस्ट बदलते हैं। इन्होंने चौकीदार चोर है का नारा जब दिया था तो सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट करने के लिए इन्होंने कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। रफाल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में इनको बहुत ही एपोलोजेटिक होना पड़ा था। और अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि सारे मोदी चोर हैं, तो पूरे पिछड़ी जाति के एक वर्ग को इन्होंने प्रश्न उठा दिया कि ये ऐसा क्यों कि मोदी जाति के ही सारे लोग चोर क्यों हैं। तो अदालत ने जब उनको कन्विक्ट किया, उनको सजा दी, तो अब उसके बाद वो अदालत के फैसले को नहीं मान रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, कोर्टों का भी, अगर आप लोअर कोर्ट के फैसले से नहीं अगर सेटिस्फाइड है तो अपील एपेलेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन राहुल गांधी नौटंकी करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार वो बुरे फंसे हैं। विदेशों में भी उन्होंने भारत की किरकिरी कर दी है। देश की जनता में बहुत उबाल है कि साहब आप देश की बातों के लिए विदेशी सहायता कैसे मांग सकते हैं। एक पूरी पिछड़ी जाति को आपने चोर कह दिया। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा नाटक कर रहे हैं। सर, 2024 के चुनाव अगले साल ही हैं और इस कांग्रेस का लगातार सत्याग्रह आंदोलन, कुछ ना कुछ आंदोलन लगातार चल ही रहा है। तो क्या लग रहा है कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है इन्हें एक आंदोलन करना चाहिए, पार्टी बचाओ आंदोलन। इनको अपने पार्टी को बचाने के लिए ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हम भी चाहते हैं कि देश का विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूत हो, लेकिन क्या इन्होंने स्थिति बना दी कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इन्हें विपक्ष के भी नेता का दर्जा नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। तो पहले इनको अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। इनके जितने करीबी लोग थे, जतिन प्रसाद थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सबने पार्टी छोड़ दी। और सचिन पायलट की क्या स्थिति हो गई थी एक समय, वो किसी से छिपा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपने पार्टी को बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। देश की जनता तो इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। सर, अभी मौजूदा जो सरकार है, ये सरकार की जो कार्य कर रही है लगातार, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई कुछ मुद्दे आ रहे हैं सामने, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में एक टेंडर हुआ करीब 64 करोड़ के आसपास का। उसमें बहुत ही अजीबोगरीब खेल हुआ है। एक ऐसा खेल हुआ कि जो कंपनी L1 हुई थी, जिसे दवाओं का सबसे कम रेट कोट करने के लिए जिसे टेंडर मिलना चाहिए था, उसे टेंडर नहीं देके इन्होंने किसी सरकारी नियम का गलत व्याख्या करके सरकारी कंपनी को, जो टेंडर में भी पार्टिसिपेट नहीं की थी, मनोनयन के आधार पे, नॉमिनेशन के आधार पे वो सारा काम दे दिया। तो जो दवाइयां इस सरकार को 90 पैसे में मिल जाती पर टैबलेट, वही 2.5 रुपए के आसपास वो सरकारी कंपनी ले रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, अब वो सरकारी कंपनी निर्माता भी नहीं है जिसको ये ऑर्डर दिया गया, वो आपूर्ति उसी प्राइवेट कंपनी से करा रही है जिसने टेंडर में 90 पैसे का रेट कोट किया था। यानी पर टैबलेट सरकार को करीब 1.5 रुपए का नुकसान हुआ। और ये राजस्व की बड़ी क्षति है, बड़ा दवा घोटाला है। और हम तो मांग करते हैं राज्य सरकार से कि एसीबी तो राज्य सरकार के अधीन है, वो तो मंत्री के खिलाफ जांच नहीं करेगी। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी को टेंडर नहीं दिया इन्होंने, सरकारी कंपनी को दिया। अंततः उसी निजी कंपनी से सरकारी कंपनी ने दवा लेकर राज्य सरकार को आपूर्ति की। सर, मेरा आखिरी सवाल, सोना सुगंध धोती योजना जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, पर अभी ऐसे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लगभग 65 लाख लाभुकों को अभी तक वो सारी चीजें नहीं मिली। तो क्या लगता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को लगातार निशाना बनाते आई है, और ऐसे में जो स्कीम्स वो निकाल रही हैं वही वो पूरा नहीं कर रही हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये स्कीम मुख्यमंत्री जी की सोची गई स्कीम थी। ये उन्होंने अपने दादा और दादी जी के नाम पर लॉन्च की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 फाइनेंशियल वर्ष बीत गए और अभी तक सिर्फ एक बार जो गरीब हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको ये धोती और साड़ी दिया गया। और उस पर भी आरोप लगा कि जो
आपूर्ति की गई वो बहुत सब क्वालिटी की थी और सरकार ने जो खरीद की थी वो ज़्यादा रेट पर की थी, जबकि ये ओपन मार्केट पे कम रेट पर मिल रहे थे। तो 3 वर्षों में जो इन्हें 3 बार इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, इस योजना का लाभुकों को सिर्फ एक बार फ़ायदा मिला। तो ये सरकार की रियलिटी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दादा और दादी के नाम पर चल रही योजना का ही ठीक से क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं, तो दूसरी योजनाओं का क्या हाशर होता होगा। इसके लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, हम हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं। इलेक्शन मोड पे रहते हैं इसका ये मतलब होता है कि समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति होता है, हम उससे हमेशा कनेक्टेड होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है और उनकी समस्याओं में, दुख में, सुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चुनाव की तैयारी है वो 5 वर्ष चलती रहती है। मुख्यमंत्री जी की सोची गई स्कीम थी, ये उन्होंने अपने दादा और दादी जी के नाम पर लॉन्च की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 फाइनेंशियल वर्ष बीत गए और अभी तक सिर्फ एक बार जो गरीब हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको ये धोती और साड़ी दिया गया। और उस पर भी आरोप लगा कि जो आपूर्ति की गई वो बहुत सब क्वालिटी की थी और सरकार ने जो खरीद की थी वो ज़्यादा रेट पर की थी, जबकि ये ओपन मार्केट पे कम रेट पर मिल रहे थे। तो 3 वर्षों में जो इन्हें 3 बार इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, इस योजना का लाभुकों को सिर्फ एक बार फ़ायदा मिला। तो ये सरकार की रियलिटी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दादा और दादी के नाम पर चल रही योजना का ही ठीक से क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं, तो दूसरी योजनाओं का क्या हाशर होता होगा। इसके लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, हम हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं। इलेक्शन मोड पे रहते हैं इसका ये मतलब होता है कि समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति होता है, हम उससे हमेशा कनेक्टेड होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है और उनकी समस्याओं में, दुख में, सुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चुनाव की तैयारी है वो 5 वर्ष चलती रहती है। बूथ सशक्तिकरण का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चला, झारखंड में भी चला और वो अभियान समाप्त हो गया है। बहुत सुखद और सकारात्मक परिणाम निकले हैं। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या में कितना इजाफा हुआ है। लेकिन जो हमारी रीच थी वो पहले से कई गुना बढ़ी है और आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम पिछले चुनावों से भी बेहतर करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, केंद्र में शिक्षा नीति, हम लोग नई शिक्षा नीति लेकर आए, उसको रोजगार के साथ हम लोगों ने जोड़ा और काफ़ी कुछ उससे परिवर्तन हुआ। ये बैचेस शुरू हो जाएंगे। पहले लोग जो नहीं भी सब्जेक्ट लेना चाहते थे उनको ज़बरदस्ती, ऐसा विकल्प नहीं था उनके पास, तो अंग्रेजों के समय की शिक्षा नीति थी, इसके कारण उनको पढ़ना पड़ता था। अब एक ही छात्र जो है वो फिजिक्स भी ले सकता है, उसका कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री भी ले सकता है। तो ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है और शिक्षा को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। अगले 4-5 वर्षों से बाद जब ये छात्र पास करके निकलेंगे तो परिणाम भी आपको दिखने लगेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी काम किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो है आयुष्मान भारत, वो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने झारखंड की भूमि से ही लॉन्च किया था, जिसमें अब गरीब भी अमीरों की तरह ही उसी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं जहां अमीर कराते थे। रांची से कैमरामैन अनु के साथ श्रेयोशी की रिपोर्ट।